गुड इवनिंग दोस्तों, ड्रीम आर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल जांगिड़ और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 16 मार्च के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल। तो एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे नोटा से रिलेटेड एक आर्टिकल देखेंगे। उसके अलावा जो फ़ोन टैपिंग का इशू चल रहा है, उसके अलावा जो अभी एक आरपीएस को सस्पेंड किया गया है फीमेल रेप केस के रिलेटेड, तो उसमें क्या प्रोटेक्शन होते हैं सिविल सर्वेंट के, वो देखेंगे। उसके अलावा थोड़ा सा हम देखेंगे जो आजकल एक दो पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा है एक दूसरे के एक्ट पे, उसके बाद गवर्नर का रोल क्या होना चाहिए और छोटे मोटे आर्टिकल जो न्यूज़ में है वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये पहला आर्टिकल है शेखर गुप्ता जी का। शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, बस ये यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई हमारे खिलाफ ट्वीट कर, कोई भी रिपोर्ट इंडिया के खिलाफ आती है, जिस तरह से अभी वी डेमोक्रेसी की आई, उससे पहले फ्रीडम हाउस की आई, तो अब क्या हुआ है कि जब इंडिया को कहीं पे भी नेगेटिव पोजीशन में दिखाते हो तो हम उस रिपोर्ट को पूरा ही नकार देते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल फर्जी है, ये तो इंडिया के खिलाफ प्रोपोगेंडा है, ये वो सब कुछ करके, है ना। और दूसरी बात, अगर कोई अच्छी रिपोर्ट आती है जिसमें इंडिया को अच्छा बताया जाता है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ गए, तो हम बोलेंगे वाह वाह देखो हमने इतना अच्छा काम किया। तो भाई ये दोगलापन क्यों? मतलब कुल मिला के चलो ठीक है, अगर इस मामले में ये फार्मर वाला इशू हो गया, कोई भी इशू हो गया, अगर कोई भी रिपोर्ट इंडिया में कुछ हाईलाइट करती है कि भाई हाँ आपके यहाँ पर डेमोक्रेसी कम हुई है, आपके यहाँ पर हंगर इंडेक्स इतना है, आपके यहाँ पर ये सब चीज़ें, तो हमें पूरा इग्नोर नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत उस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल इग्नोर करना, जैसे अगर हंगर इंडेक्स अगर उसको हम इग्नोर करें तो हम एक्नोलॉजी नहीं कर रहे हैं हमारी प्रॉब्लम को, हम भाग रहे हैं। चलो डेमोक्रेसी की बात अलग है, लेकिन ये जो बाकी रिपोर्ट आती है उन पर हमें ध्यान देना चाहिए, हमें बिल्कुल नकार नहीं देना चाहिए। जिस तरह से हम जो अच्छी रिपोर्ट है उसको अपनी वाहवाही में गिनते हैं, तो ऐसी रिपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए और सुधार करने चाहिए। मतलब अगर कुछ सुधार किया जा सकता है तो बिल्कुल सुधार करना चाहिए। तो अगर हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो हमें असहमतियों से तौबा नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर दूसरे कंट्रीज हमारे खिलाफ हमारी पॉलिसी से एग्री नहीं होते हैं तो हमें सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। अब हुआ क्या है एक्चुअली कि अभी ब्रिटेन की जो भी पार्लियामेंट चल रही है उसमें इंडियन जो फार्मर लॉ है उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने भी बोल दिया ठीक है, तुम्हारे कर रहे हो, हम तुम्हारे करेंगे। तो हमने भी क्या किया, हमारी जो भी संसद चली तो हमने जो राज्यसभा है वहाँ पे भी हमने इश्यू उठा दिया किसका, नस्लवाद का। अभी जो हमारी वो एक इंडियन थी कोई, वो वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी की कुछ प्रेसिडेंट बनी थी, फिर उसके ऊपर कुछ प्रोपेगेंडा चल गया था, है ना, रेसिज्म से रिलेटेड, तो उसको वापस उसने रिजाइन कर दिया। तो वही है, उसमें यही था कि आप उनके जो वो लड़के थे उसके कुछ जो पुराने पोस्ट थे सोशल मीडिया के, उनकी फैमिली के, उनको काफ़ी हाईलाइट किया गया है मीडिया में, देखो ये तो मुस्लिम अगेंस्ट है, ये है वो है। तो मतलब रेसिज्म के अगेंस्ट हुआ, तो इंडिया ने ये इशू उठा दिया कि ठीक है तुम हमारे इशू उठाओगे, हम तुम्हारे उठाएंगे, जैसे का तैसा। अब देखो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। तो जब जो हमारा वर्ल्ड है उसमें कई सारे डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो उन सबका एक यूनियन बना हुआ है कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो उसमें यही है कि सारे इनके कुछ चलो रूल कायदे बना रखे हैं, तो इनका यही है कि भाई एक दूसरे के एक्ट हम आपस में डिस्कस ना करें, एक दूसरे के जो इंटरनल मैटर होते हैं, एक दूसरे के जो बिल आपस में, एक दूसरे के एक्ट जो किसी कंट्री में पास हो जाते थे तो दूसरे देश के संसद में डिस्कस नहीं होने चाहिए। तो अभी जो बिरला साहब हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है ये अंतर संसदीय संघ में, और उन्हें यही बोला है कि देखो भाई किसी देश के अंदरूनी मामलों पर अन्य देश की संसदों में नहीं होनी चाहिए चर्चा, ये बिरला जी ने बोला है। चलते हैं आगे, शॉर्ट में रखेंगे यार ना। अदालती फैसले आम लोग भी समझ पाए। आर्टिकल इतना सा है कि कभी कभी ये तो अब चलो अभी का आर्टिकल है, एक बार 2018 का दीपक मिश्रा का भी कभी कुछ क्रिटिसिज्म इस बात पे हुआ था कि ये जो जजमेंट होते हैं कई सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जो लैंग्वेज होती है ना वो काफ़ी या तो टेक्निकल होती है और कभी कभी तो लेजिबल भी नहीं होती, वो समझ में ही नहीं आती, मतलब है ना। तो उससे कई सारे नुकसान ये होते हैं, आम आदमी को तो उसको समझ में नहीं आएगा तो लोअर से समझो पहले, तो वो हो गया। और कभी कभी उसके अलग मीनिंग निकलने लग जाते हैं, मतलब डबल मीनिंग निकल रहे हैं। कोई जो दोनों पार्टी है वो सोचेगी यार नहीं मेरे फेवर में, कभी कोई बोलेगा मेरे फेवर में, कभी कभी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो ये इस तरह के जो होने चाहिए वो स्पष्ट जजमेंट होने चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं कि एक जजमेंट दिया फिर उसी के ऊपर साला दूसरा केस चला गया, तो ये नहीं होना चाहिए। तो जुडिशरी में एक पॉइंट सिंपल सा ये बोल सकते हो कि आप जुडिशरी के जो रिफॉर्म है उनमें कि जजमेंट कम से कम लेजिबल होनी चाहिए, कम से कम आसानी से समझ में आए आम लोगों को, ऐसे होने चाहिए। ये हो गया। और अभी ये रिसेंट में जो हमारी राजस्थान में कुछ 12 जिलों में 17 नगर पालिकाओं के गठन को जो हमारी कैबिनेट ने उसने मंजूरी दे दी है। तो अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई पास हुई है तो देख लीजिए इंटरव्यू के हिसाब से।
और कैबिनेट ने यह भी डिसीजन लिया है कि हम आरक्षण की जो 50% की जो सीमा है उस पर हम बोलेंगे कि हम 50% से आगे जा सकते हैं। अभी आने दो इशू डिस्कस। ये आर्टिकल हमने कल डिस्कस किया था कि जो एक आरपीएस है उन्होंने विमेन सेल में लगे हुए थे, वहाँ पे एक पीड़िता थे, उनसे रिश्वत के रूप में इन्होंने उनकी इज्जत मांग ली थी, तो इनको अभी सस्पेंड कर दिया गया है डायरेक्ट, बिना किसी रुकावट के। तो ये किस प्रकार से किया गया है, तो देखो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिविल सर्वेंट को कुछ प्रोटेक्शन दिए गए हैं आर्टिकल 310 में और 311 में ना। उसके अलावा जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, ये मैं पहले डिस्कस भी कर चुका हूँ कि इसका सेक्शन 19A वो अभी ऐड किया था 2018 अमेंडमेंट में, वो किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसमें भी कुछ प्रोविजन है। तो ये मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो आर्टिकल 310 तो यही है कि इसको आसानी से हटा नहीं सकते, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। 311 है कि ये किस तरह से हटाना है वो है, तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये देखिए कि कोई भी जो सिविल सर्वेंट हो गया वो नॉट ओनली इन द ऑल इंडिया सर्विस, आईएएस वाईएएस नहीं, आईएएस के अलावा जो स्टेट सर्विस के सिविल सर्वेंट होते हैं जैसे एसडीएम लोग, हम लोग आरएस जो कभी बनेंगे, तो उनको भी जो उनसे जो लोअर अथॉरिटी वो उन्हें नहीं हटा सकती है, मतलब उनसे हायर अथॉरिटी उन्हें हटा पाएगी, ओब्वियसली सिंपल सी बात। दूसरा बात है कि अगर उसको डिसमिस किया जाता है या रिमूव किया जाता है या उसके रैंक को रिड्यूस किया जाता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और जो ऑफिसर जिसके ऊपर भी एक्यूजेशन लगे हैं उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि उसकी बात रखने का पक्ष देना चाहिए। और उसके अलावा ये है, उसमें ये भी प्रोविजन है कि आप ये देखिए कि शेल नॉट अप्लाई, मतलब कब नहीं होगा, जबकि जो अथॉरिटी है, मतलब नॉर्मली कौन अपॉइंट करता है, स्टेट वालों को तो गवर्नर करते हैं। तो वेयर द ऑथोरिटी एम्पावर टू डिसमिस और रिमूव ए पर्सन और टू रिड्यूस हिम इन रैंक इज सेटिस्फाइड दैट फॉर सम रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय द ऑथोरिटी इन राइटिंग, इट इज नॉट रीजनेबली प्रैक्टिसेबल टू होल्ड सच इंक्वायरी। तो वही है कि आर्टिकल 311 में भी ये है कि जब कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हो, मतलब जिसमें कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, जो ऑथोरिटी जिसको अपॉइंटिंग ऑथोरिटी है उसको लगता है कि अब इसको हटाने का बिल्कुल जरूरी हो गया है, ये बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, मतलब इसमें कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, इसमें उसको सुनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रंगे हाथों पकड़ा गया है तो उसको तुरंत हटाया जा सकता है। तो ये राजस्थान में पहला मामला है जब इस प्रकार का किया गया है। तो वही है कि आर्टिकल 311 के अंतर्गत इसको सीधा बर्खास्त भी कर दिया गया है। अब सवाल, चलो ये तो पहला मामला हो गया, लेकिन अब यहाँ से होता है स्टार्ट। ये तो चलो आरोपी हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी चीज़ को आप छेड़ देते हो ना, फिर वो बुरा बन जाता है। मतलब अगर इन्होंने फर्स्ट टाइम इनको हटा दिया तो आगे ऐसा हो सकता है कि जो दूसरे ऑफिसर्स होते हैं, अगर वो सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ थोड़ा सा भी जाते हैं तो उनको भी क्या पता गवर्नमेंट हटाना स्टार्ट कर दे, ये कह के कुछ ना कुछ करप्शन के चार्जेस हैं या नहीं है इनके खिलाफ, तो चलो मामला साबित भी हो गया। लेकिन अगर मान लो कुछ भी चार्जेस हो तो उनको हटाया जा सके। तो अभी गुलाब कटारिया साहब ने यही बोला था कि जो ऐसे दागी अफसर हो उनको हटा दो, आप सबको हटा दो। तो धारीवाल जी ने यही बोला कि मैं कमेंटमेंट नहीं दूंगा, मतलब कि अगर किसी पे करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं या किसी पर लग रहे हैं, तो किसी पे कोई आरोप चल रहे हैं, किसी पे कोई केस चल रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो जब पूरा दोषी ही है, मतलब उस पर आरोप सिद्ध होने दो, उसके बाद उसको हटाने का औचित्य बनता है। ये केस थोड़ा रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, क्योंकि इसमें विमेन सेल के ऑफिसर ने वो भी विमेन के साथ ऐसा किया, तो उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए जो हमारे जो धारीवाल साहब हैं उन्होंने इनको हटाने के बात की। अब छोटी मोटी आईपीसी की धारा देख लेते हैं। आईपीसी की जो 354 है ये किससे लिए, यौन उत्पीड़न से रिलेटेड है। आईपीसी 376C ये किससे है कि परिसर या जिम्मेदारी में होने वाली पर पीड़िता से बलात्कार करने के प्रयास, कि मतलब अगर आपके पास कोई विमेन आपके कस्टडी में, तो कस्टडी में जो होने वाले बलात्कार या रेप होते हैं उसके लिए कौन सी सेक्शन है, आईपीसी 376C। तो वही है कि हटा सकते हैं हम बिना किसी इंक्वायरी के, बिना उसकी पक्ष सुने वो क्या कहना चाहता है, इफ द पर्सन इज कन्विक्टेड ऑन क्रिमिनल चार्ज, या फिर जो अपॉइंटिंग ऑथोरिटी है उसको लगता है कि इसको हटाने में कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, तो वो डिसीजन फाइनल होगा। उसके अलावा अगर गवर्नर और जो प्रेसिडेंट है वो भी सेटिस्फाई हो जाते हैं कि इस प्रकार की इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी है ना, तो हटाया जा सकता है। और बाकी जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसका जो सेक्शन 19 है वो भी यही बोलता है कि अगर हमें किसी अमेंडमेंट 2018 में अमेंडमेंट होने के बाद तो ये होगा कि अगर हमें इन्वेस्टिगेशन या
प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करना है तो अगर स्टेट होगी तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, या सेंटर होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इससे ये दिक्कत ये आ रही है कि अभी जो अभियोजन की स्वीकृति मिलती है, अगर किसी करप्ट ऑफिसर के ऊपर एसीबी को कोई केस भी स्टार्ट करना हो तो अभियोजन की स्वीकृति में दिक्कत आ रही है। ये हमने डिस्कस किया था लोकायुक्त वाले आर्टिकल में। चलते हैं अगले आर्टिकल में। अगला आर्टिकल छोटा सा है कि अब शराब की बोतल भी होगी ट्रैक एंड ट्रेस, तो बोतल के ढक्कन पर लगेगा क्यूआर कोड सिक्योरिटी होलोग्राम। तो अभी क्या है ना कि जो हमारे राज्य में जो नकली शराब बिकती है उसको रोकने के लिए क्या होगा कि जो अब कोई अगर ठेकेदार शराब लेगा तो वो लेते टाइम पे होलोग्राम चेक करके लेगा, लेते टाइम भी चेक करेगा, और वो अगर किसी जो कस्टमर है उसको देता है तो उसको भी होलोग्राम चेक करके देगा। ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, जब वो देगा तो वो ऑटोमेटिक एंट्री हो जाएगी। तो मतलब पूरा सिस्टम है क्यूआर एंड सिक्योरिटी का, क्यूआर कोड सिक्योरिटी का, जिससे कि जो शराब के ऊपर सील होती है वो नहीं टूटे। अब आर्टिकल शराब से रिलेटेड नहीं है, मेरा मतलब ये है डिस्कस करने का कि एक आर्टिकल हमने पहले भी डिस्कस किया था कि राजस्थान में जो नकली दवाइयाँ हैं, जो नकली दवाइयाँ हैं उनका यूज़ काफ़ी बढ़ गया है। तो क्या हमें ये जो क्यूआर कोड सिक्योरिटी है उसको वहाँ नहीं लगा सकते? उसको भी वहाँ पे लगाया जा सकता है। एक प्रोजेक्ट जिस पर मैंने अभी कॉलेज में भी काम किया था वो ये था कि हम ये कर सकते हैं कि कुछ जो मेडिसिन होती हैं, जो नकली दवाएं मेडिसिन होती हैं, उनके ऊपर जो एक जो जो कोटिंग होती है ना, उनकी जो पिन्नी जो आप बोलते हैं उसमें एक केमिकल की कोटिंग होती है कुछ, तो उसका कलर है ना धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज होता जाता है। मतलब अगर मेडिसिन अगर 1 महीने की है तो मतलब ग्रीन रहेगा, फिर धीरे धीरे जैसे उसकी एक्सपायरी डेट पास आती जाएगी तो उसका कलर रेड होता जाएगा। तो जो हमारा टेबलेट का कवर है, किसी मेडिसिन का कवर है, वही हमें बता पा रहा है कि ये दवाई खराब हो चुकी है। तो इस प्रकार का भी हम कुछ कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी हमें ट्रैक एंड ट्रेस की जरूरत हो हम इस प्रकार के क्यूआर कोड लगा सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया वो भी हम लगा सकते हैं। तो गहलोत सरकार ने मान लिया कि भाई हमने टैपिंग करवाई थी, किसका फोन टैप किया ये नहीं बताएंगे, पॉलिटिक्स में हम नहीं जाएंगे, बात कर लेते हैं कौन कैसे क्या होता है। तो 2018 में जो हमारे सेंटर में उसने होम मिनिस्ट्री उसने नोटिफिकेशन जारी किया था कि 10 एजेंसियां हैं जो फोन टैपिंग कर सकती है। फोन टैपिंग क्या, कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी रिकॉर्ड तो वो देख सकती है, मतलब हैक करने टाइप से हो गया कि उसको देख सकती है। लेकिन हमारे राजस्थान की बात करते हैं तो कौन कर सकता है भाई, तो आईजी रेंज के ऑफिसर हो गए, एसओजी हो गए, एटीएस हो गए, एसीबी हो गई, सीआईडी हो गई, ये लोग कर सकते हैं। इंटेलिजेंस कैसे कर सकते हैं भाई, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसे कि किसी की भी नहीं कर सकते। परमिशन किसके लगो आप, होम जो हमारे सेक्रेटरी होते हैं, होम सेक्रेटरी, उनकी आप परमिशन लोगे गृह विभाग में। एसीएस होम होंगे वो आपको स्वीकृति देंगे। क्यों करनी पड़ती है भाई, अगर कोई पब्लिक इमरजेंसी आ गई, मान लो दंगे भड़क गए, कोई मतलब फोन करके ऐसे बता रहा है भाई वो 100 लोग लेके आ जाओ, बस में आग लगानी है, अरे भाई तो इस तरह के कोई अखंड लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा आ जाए, पब्लिक इमरजेंसी आ जाए, दंगे भड़क जाए कुछ, तो देश की जो अखंडता को नुकसान पहुंचाए, तो इस तरह के हम सरकार इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं फोन टैपिंग के। कब हो सकता है, तो जो आईजी लेवल के ऑफिसर होते हैं उनके मंजूरी से हम 7 दिन के लिए टैपिंग कर सकते हैं। फिर मगर पहले 3 दिन में गृह विभाग को सूचना देनी होती है। 2 माह बाद उसका रिव्यू होता है कि फोन टैपिंग की गई थी वो सही थी या नहीं थी। अब आते हैं यार हिंदी का ना, इंग्लिश वाले में आते हैं। पहले तो आप देखिए कि क्या क्या हम टैप कर सकते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट टैप कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट टैप कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो अगर हमें कोई पोस्टल आर्टिकल टैप करना हो तो कौन से एक्ट में करेंगे, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898। अगर हमें कोई टेलीफोन का टैप करना हो तो कौन सा एक्ट में करेंगे, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, जिसमें अभी ये राजस्थान में किया गया 1885 का कौन सा सेक्शन, सेक्शन 5(2). अगर हमें ईमेल चैट ये सब चीजें ट्रैक करनी है हम तो कौन सा एक्ट लगाएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 69। तो हम ये सब चीजें कर सकते हैं। ये तीनों एक्ट मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से सिचुएशन में कर सकते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया कि अगर फोन टैप करने हैं तो वही इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर और प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। अगर हिंसा भड़काने या कोई अपराध हो रहा हो उसको रोकने के लिए हमारे जो मित्र राष्ट्र हैं उनसे संबंध बिगाड़ने की कोई कोशिश कर रहा हो, फोन करके बांग्लादेश के खिलाफ भड़का रहा हो, है ना, तो इस तरह के चीजें के लिए फोन टैप किया जा सकता है। ईमेल भी इसीलिए टैप कर सकते हैं कि भाई सॉवरेनिटी हो गया, जैसे कोई जीमेल चेक करना है, मान लो कोई चाइना का कोई
चाइनीज ऑफिसर इंडिया में किसी को ड्राइव दे रहा है, कुछ मेल वेल कर रहा है, तो हम इस तरह का ईमेल भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबके लिए अलग अलग आर्टिकल है। तो क्या मतलब मनमर्जी चलेगी? नहीं, मनमर्जी नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो PUCL केस था 1996 का, उसमें कुछ गाइडलाइन दी है। देखो भाई, उन्होंने साफ बोला कि जो राइट टू लाइफ होता है, जो आर्टिकल 20 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसमें प्राइवेसी भी आ जाती है। और प्राइवेसी में आ जाता है कि मैं किससे बात करता हूँ या नहीं करता हूँ। तो मेरा जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है, ये मेरे राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है। ये इट इज़ माई पार्ट ऑफ राइट, ये मेरा फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 21 है उसका पार्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो PUCL केस था 1996 में, उसमें कुछ गाइडलाइन दी थी कि आप कहाँ कहाँ पर किस तरह कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि आर्टिकल जो सेक्शन 5(2) जिससे आप फोन टैपिंग करते हो IT एक्ट का 1985 का, उसने आपको बिल्कुल ऐसे असीमित शक्तियां नहीं दे दी कि आप किसी की भी प्राइवेसी का हनन कर सकते हो। उसने साफ बोला है कि जिसको भी फोन टैपिंग करनी हो, पहले ऑथराइजिंग ऑर्डर लेके आओ। किससे? होम सेक्रेटरी से। अगर यूनियन गवर्नमेंट का तो यूनियन वाले से लाओ, स्टेट वाला है तो स्टेट से लाओ। उसके बाद ये है कि जो ऑर्डर होगा, अगर होम सेक्रेटरी ने ऑर्डर पास भी कर दिया तो उसकी वैलिडिटी रहेगी 2 मंथ, है ना। अगर आपको 2 मंथ तक आप उसके फोन टैप कर सकते हो, लेकिन आपको उसके बाद भी चाहिए तो मैक्सिमम आप 6 महीने तक फोन टैप कर सकते हो। अब और उसके बाद ये है कि मस्ट बी लिमिटेड टू एड्रेस स्पेसिफाइड ऑर्डर। अगर ऑर्डर में लिखा है कि भाई आप इससे बात करोगे फलाना मनक से, तो तभी आपका फोन टैप करना है। अगर ऐसा नहीं कि आप उसके पर्सनल बातें सुनने लगे कि भाई वो गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, आप वो भी सुन रहे हो, नहीं। इट शुड बी लिमिटेड टू द एड्रेस स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। उसके अलावा क्या है? इंटरसेप्टेड मटेरियल मस्ट बी डिस्ट्रॉयड एज सून एज देयर रिटेंशन इज नॉट नेसेसरी। मतलब आपका पर्पस सोल्व हो गया कि मुझे फोन टेपिंग इसलिए करनी थी, हाँ भाई इनके खरीद फरोख्त नहीं हो रहे, आपका पर्पस हो गया, 1-2 महीने हो गए, काम खत्म हो गया, डिलीट मारो, हिस्ट्री सब खत्म कर दो, है ना। तो ताकि रिकॉर्ड नहीं रहना चाहिए इस तरह का, क्योंकि प्राइवेसी का हनन हो रहा है। चलो ठीक है, आपने सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, लॉ एंड ऑर्डर बचाने के लिए सब कर लिया, पर एक तरह से वो गलत ही था, तो इसको आप डिलीट भी कर दो। तो वही है कि बिना ऑथराइजिंग अथॉरिटी के होना चाहिए। 6 महीने मैक्सिमम 2 मंथ, उसके 6 महीने बाद बढ़ा सकते हैं, और लिमिटेड होना चाहिए, और उसको डिलीट भी कर देना चाहिए जब जरूरत खत्म हो जाए। अब क्या, इलीगल अगर कोई इसको करता है फोन टिपिंग को, तो वो पनिशेबल है कितना? 3 साल की जेल 3 साल की जेल हो सकती है और फाइन लग सकता है। कोई जुडिशियल ओवरसाइट, कोई पार्लियामेंट्री ओवरसाइट नहीं होती। अगर है ना मिसयूज ऑफ पावर होता है, कि जैसे मान लो भी राजस्थान गवर्नमेंट ने अगर फोन टेपिंग भी करवाई, तो कोई जुडिशियली ओवरसाइट होगी, कोई जुडिशियली कमेटी बनेगी, हाई कोर्ट कुछ बोलेगा कि आपकी ये कमेटी है, वो रिव्यू करेगी कि भाई सही था या गलत। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं कोई पार्लियामेंट, नहीं हमारी विधानसभा की कोई कमेटी है कि जिस तरह से कमेटी होती है ना कि एथिक्स कमेटी होगी, उस तरह से कोई कमेटी है, वो बताएगी सही था या गलत। लेकिन एक रिव्यू कमेटी होती है, डेफिनेटली एक रिव्यू कमेटी होती है, वो स्टेट में भी होती है, सेंटर में होती है। वो यही देखती है 2 महीने बाद कि ऑर्डर जो पास किया गया था वो सही था या गलत था। ये देखिए कि 2 माह बाद चीफ सेक्रेटरी, जो चीफ सेक्रेटरी होता है, उसके स्तर पर एक कमेटी बनती है, वो रिव्यू करता है कि सही है या गलत है। ये हमने डिस्कस कर लिया। चलते हैं आगे। तो मेन इशू तो खैर ये, जब आप अगर फ़ोन टेपिंग की बात करो तो इसमें फिर बात आ जाती है कि हमें बात करनी है डिफेक्शन की। तो मतलब फ़ोन टेपिंग क्यों हुई? ऑब्वियसली डिफेक्शन रोकने के लिए। तो हमें डिफेक्शन पे बात करनी पड़ेगी। जो हमारे लेजिस्लेचर होते हैं, उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, किस तरह उसको विप के थ्रू लिमिट कर दिया जाता है, कंटेन कर दिया जाता है। तो ये सब पॉइंट पे हमें बोलने चाहिए, क्योंकि इश्यू सिर्फ एक छोटा ये नहीं है कि फ़ोन टेपिंग मर्जी से आ गया तब करवा ली। नहीं, उन्हें कुछ लगा होगा इसलिए करवाई। चलते हैं आगे। तो खुदाई में मिला 10वीं सदी का सिक्का, नोट इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं। ये सिस्टम का चीरण, चलो छोड़ो, आगे बढ़ो। कृषि भूमि पर सिर्फ 49% खेती। तो जो आप ये बोल सकते हो, हमारे राजस्थान में कितनी एग्रीकल्चर लैंड है? 342 लाख हेक्टेयर। क्या हम उसका पूरा यूज़ कर रहे हैं? नहीं, 49% ही यूज़ हो रहा है। तो हमें एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है, इरिगेशन बढ़ाने की जरूरत है, फर्टिलाइजर, ये सब आप बोल बच्चन कर सकते हो। उसके बाद अगला आर्टिकल है कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गया है कि जो नोटा को अगर सर्वाधिक वोट मिल जाए तो चुनाव रद्द होना चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने केंद्र से जवाब मांगा है कि भाई क्या होना चाहिए। तो नोटा डिस्कस कर लेते हैं हम। तो देखो, 2013 में PUCL का केस गया
सुप्रीम कोर्ट के पास। ये पीयूसीएल बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया मतलब काम करते हैं ये। अभी हमने देख भी लिया ना कि फ़ोन टैपिंग वाला केस भी यही लेके गए थे, है ना। तो इस तरह सिविल सोसाइटी का रोल बड़ा ज़रूरी होता है हमारे समाज में। तो ये नोटा के लिए गए, तो उसके बाद जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने अलाउ कर दिया कि भाई नोटा होना चाहिए। नोटा यही है कि इट अलाउस वोटर्स टू डिसअप्रूव ऑल द कैंडिडेट, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव मतलब कोई पसंद नहीं आया, बीजेपी ने जो डाला वो भी पसंद नहीं आया, कांग्रेस ने जो डाला वो भी पसंद नहीं आया। लेकिन मतलब तो होना मतलब क्यों इसका, अगर कोई पर्सन अगर नोटा पे क्लिक कर रहा है तो वो क्या शो कर रहा है कि जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज है, आपने जो भी कैंडिडेट चुने हैं वो हमें पसंद नहीं है। तो इससे क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा कि इससे पॉलिटिकल जो पार्टीज है ना उन पे थोड़ा सा दबाव बनेगा, उन पे थोड़ा प्रेशर बनेगा कि वो अच्छे ऐसे लोगों को नॉमिनेट करें इलेक्शन के लिए जिनका मोरल हो, जिनके नैतिक हो, जिनके नैतिक सिद्धांत एथिकल वैल्यूज काफ़ी हाई हो, ऐसे लोगों को इलेक्शन में खड़ा होंगे। नहीं तो लोग क्या करेंगे, नोटा कर देंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने तो चलो ठीक है अलाउ कर दिया, तो क्या इससे पर्पज सोल्व हुआ? इससे जो हमारा पर्पज था कि अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए, क्या वो पर्पज सर्व हुआ? क्या वो हुआ? बिल्कुल सर्व नहीं हुआ। क्योंकि सर्व इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो नोटा वाला कैंडिडेट जीत जाता है तब भी क्या होता है, इलेक्शन कमिश्नर ने साफ बोल रहा है कि हमारे पास कोई पावर नहीं है। अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिल भी गए ना तो हम ना तो फ्रेश इलेक्शन करवाएंगे, हमारे पास फ्रेश इलेक्शन करवाने का भी पावर नहीं है कि मतलब दोबारा से इलेक्शन करवा लो। नहीं, हम तो यही करेंगे जिसको हाई नोटा को अलग निकालो, जिसके बाद जिसके हाईएस्ट वोट आए हैं उसको हम विजेता घोषित कर देंगे। इवन जो नोटा के वोट होंगे वो जो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जमाने जब तो जाते उसमें भी काउंट नहीं होते। तो मतलब इलेक्शन कमीशन के पास अगर नोटा जीत जाता है तो कोई पावर नहीं है कि वो फ्रेश इलेक्शन बुला लें और जो कैंडिडेट जिसके हाईएस्ट वोट नोटा के अलावा आ रहे हैं वो जीता हुआ मान जाएगा। ऑब्वियसली नोटा को हाईएस्ट तो सेकंड नंबर का जो भी होगा वो जीत लिया मान जाएगा। तो मतलब फिर तो नोटा कुछ काम का नहीं हुआ? नहीं, तब भी नोटा काम का हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए इट इज क्या शो कर रही है, पावर टू एक्सप्रेस डिसेंट, मतलब मेरी असहमति को दिखा रही है ना। तो अगर मान लो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में मान लो गांव पंचायत में वोट हो रहे हैं, अगर चलो अभी मान लो अपने ये म्यूनिसिपालिटी के वोट हो रहे हैं, अभी बूथ छोटे छोटे बना दिए गए थे कि 500 वोट एक वार्ड के, अब मैंने मान लो नोटा जिता दिया, तो मतलब क्या शो हो रहा है कि मतलब जो आपने वार्ड में जो दोनों प्रत्याशी खड़े किए हैं, पार्षद खड़े किए हैं, वो लायक नहीं है, हम किसी को वोट नहीं कर रहे हैं, है ना। मान लो किसी को 5 वोट मिल गया तब भी वो जीत गया, वो बात अलग है, लेकिन मीडिया में इशू तो उठेगा, कितना हाईलाइट होगा, तो ये दिखाएगा कि ये डिसेंट है। और ऐसा ही केस हुआ था यूपी में, हुआ था यूपी में क्या है, कुछ 1200 गांव वाले ने ना वोट ही नहीं दिया था क्योंकि उनको कैंडिडेट ही पसंद नहीं आए थे। तो ये एक प्रोटेस्ट दिखा था। कभी कभी जो नक्सल वाले एरिया होते हैं उसमें वो लोग नोटा पे क्लिक कर देते हैं कि भाई हमें आपकी जो ये मशीनरी है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो भी क्या दिखा रहे हैं, जो नक्सली आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं वो भी क्या दिखा रहे हैं, एक प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ जगह पे क्या होता है कि अगर मान लो कास्ट मतलब जो रिजर्व कैटेगरी की सीट होती है, SC ST OBC विमेन, अगर पंचायत इलेक्शन में कुछ ऐसी सीट है तो कभी कभी जो पुराने जो गांव होते हैं जिनमें पुरानी सोच थोड़ी ज़्यादा होती है तो वो लोग क्या करेंगे, ऐसी कम्युनिटी को वोट ही नहीं देते हैं, वो नोटा को जिता देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि हमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पसंद नहीं है। तो मतलब ये एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया डिसेंट दिखाने के लिए, कम से कम इससे डिसेंट मिल रही है। और ऑब्वियसली आर्टिकल 19 जो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसमें भी ये हो गया कि हम हमारी एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं। तो अब इसमें क्या है ना कि ये तो हो गया इलेक्शन कमीशन के पास पावर नहीं है, मतलब जो इलेक्शन कमीशन कौन से इलेक्शन करवाता है, हमारे पार्लियामेंट का हो गया, स्टेट असेंबली वाले हो गया। लेकिन जो लोकल लेवल पे इलेक्शन होते हैं, जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी के हो गए या लोकल बॉडी के हो गए, ये कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो इनके पास पावर होते हैं, ये कर सकते हैं। ये मतलब पावर इन द सेंस मतलब ये कुछ बोलेंगे तो ये कर सकते हैं। तो अभी जैसे हरियाणा में यही केस हुआ था कि ये शायद 2018 या 19 की बात है, जब भी उनके वहाँ पे लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए थे म्यूनिसिपल, हाँ दिसंबर 18 की बात है। तो जो वहाँ का स्टेट इलेक्शन कमीशन था, उसने बोल दिया कि हम नोटा को एक फिक्शनल कैंडिडेट मानेंगे, मतलब एक कैंडिडेट के तौर पे मानेंगे कि एक बीजेपी का प्रत्याशी, एक कांग्रेस का और एक ये नोटा, भाई ये कैंडिडेट, आप इसको पूरा कैंडिडेट मान लो। अगर ये जीत गया तो फ्रेश इलेक्शन होंगे, है ना। तो उस केस में और साथ में हम क्या करेंगे, जो पुराने कैंडिडेट थे ना उनको दोबारा इलेक्शन में खड़ा भी नहीं होने देंगे। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप था जो हरियाणा के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने लिया 2018 में। उसी प्रकार का स्टेप एक महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार का लिया गया था लोकल बॉडी के इलेक्शन में। तो ये हो गया पावर टू एक्सप्रेस डिसेंट।
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया हमारा, उसके अलावा प्रमोटिंग इनर पार्टी डेमोक्रेसी, मतलब पर्पज ये था ना नोटा का, तो कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आए तो जो पार्टी पॉलिटिक्स होती है अंदर की, उसमें डेमोक्रेसी आएगी, उसमें अच्छे लोगों को चुनाव का टिकट मिलेगा। उसके अलावा चलो सबसे बढ़िया बात, लोग पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं इलेक्शन में, मतलब वो घर बैठ के भी तो रह सकते थे ना, लेकिन वो वहाँ बूथ पे गए, है ना, बूथ पे गए, उन्होंने नोटा पे क्लिक किया, तो ये दिखा रहा है कि उन्होंने डेमोक्रेसी में ट्रस्ट तो है, भरोसा तो है कि धीरे मान लो पॉलिटिकल पार्टियां सुधरेंगे कभी तो अच्छा करेंगे, तो वो एक पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, नॉट दे आर नॉट एब्सटेनिंग फ्रॉम द इलेक्शन प्रोसेस, भाग नहीं रहे हैं वो, उनके बली से डिसेंट दिखा रहे हैं, लेकिन वो हमारे इलेक्शन में विश्वास रखते हैं। अब क्या है, चलो मान लो जैसे महाराष्ट्र वाला केस मैंने डिस्कस किया, अगर वापस से दोबारा फ्रेश इलेक्शन होता है तो पुराने कैंडिडेट को तो अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो फिर वही सारा पूरी प्रक्रिया होगी, वही नॉर्मल है, डिस्ट्रिक्ट होगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आएगा, गवर्नेंस इशू होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू होगा, तो ये सारी चीज़ें वापस से आएगी, तो ये फ्रेश इलेक्शन का एक अलग सा चैलेंज होता है इलेक्शन कमीशन के सामने, इसीलिए वो नहीं करते। तो होना यही चाहिए कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उसको भी, उसने बोला पावर नहीं है, तो पावर क्या, वो तो हमारे जो आरपी एक्ट जो रूल होते हैं इलेक्शन कंडक्ट करवाने के रूल होते हैं, उसमें सिंपल सा कोई अमेंडमेंट नहीं लेना आना पड़ता, जो लॉ मिनिस्ट्री है वो सिंपल से रूल में अमेंडमेंट कर देगी। कौन सा रूल 64 ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, अगर उसमें लॉ मिनिस्ट्री अमेंडमेंट कर देती है तो इलेक्शन कमीशन को पावर मिल जाएगा कि वो मतलब उनको पावर मिल जाएगा, वो जिस हिसाब का भी अमेंडमेंट किया जाता है कि भाई फ्रेश इलेक्शन बुलाना है, कि भाई इनको वापस से खड़ा नहीं होने देना है ना, तो ये सब पावर मिल जाएगा। तो ये आप ऐसा बोल सकते हो कि जो हरियाणा और महाराष्ट्र का स्टेप था वो अच्छा है, और रूल अमेंडमेंट करने की जरूरत है ताकि इलेक्शन कमीशन को पावर मिले और वो फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट करवाए, साथ में ऐसे लोगों को दोबारा खड़ा होने का मौका नहीं मिले। तो सेंटर से तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, ये लॉ मिनिस्टर क्या बोलेंगी, वो अलग बात है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल, बाजरा खरीद को लेकर गृह मंत्री नहीं दे पाए उत्तर। अरे तो ये आपने देखा होगा कि बाजरा का एमएसपी उस टाइम पे कितना चल रहा था, 2300 करीबन चल रहा था। हो क्या रहा था, हमारे अपने राजस्थान में प्राइस कितनी थी, 1100 के आसपास। तो ये क्या कर रहे थे, जो हमारे जो गंगानगर हो गया, ये जो हरियाणा बॉर्डर वाले एरिया हैं, तो ये बाजरा वो कहाँ लेके जा रहे थे, हरियाणा में वहाँ पे एमएसपी पे बाजरा खरीद हो रही थी। तो क्वेश्चन उठाए गए कि जो भाई राजस्थान गवर्नमेंट वाले हैं, भाई आप एमएसपी पे बाजरा क्यों नहीं खरीद रहे हो। तो गवर्नमेंट फिर वो भाई उन्होंने ये बोल दिया कि भाई हम क्या खरीदें, सेंटर वाले बोलते हैं कि राइस और वीट खरीदो, जो सेंटर बोलती है भाई हम खरीदते हैं, हमारा इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये उनका जवाब था। चूरू वाले वो बोल सकते हैं कि स्टेट में हम डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या सुझाव हो सकते, तो आप बोलिए कि तालछापर को राष्ट्रीय ब्रांड बनाइए, हवेलियों को सुधराइए, उनको पहचान मिलनी चाहिए, ऊँटों को बचाने के लिए कुछ काम करना होगा। तो पहले एक स्कीम चलती थी जिसमें ऊँट जो पशुपालक होते थे उनको एक सहायता राशि मिलती थी कि 10,000 से रिलेटेड, तो अब इसको वापस से शुरू करने की मांग चल रही है। तो ये कैमल का जो इंडेंजर्ड है, इसका इशू मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ जो पॉइंट मुझे याद आ रहे हैं कि अब क्या हो रहा है कि पहले ऊँटों का यूज़ कम हो गया। सबसे बड़ी बात, ऊँटों का यूज़ कम हो गया। जो अभी परिवहन के इतने साधन हो गए ना कि ऊँटों को यूज़ कोई नहीं करता। अब ऊँटों को यूज़ नहीं करेगा तो जो शायद कौन सी कम्युनिटी जो कौन सी कम्युनिटी थी जो ऊँटों को पालती है ना, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो वो कम्युनिटी के पास अब ऊँटों को रखने का कोई इंसेंटिव नहीं रहा, तो वो लोग क्या करते हैं, या तो बेच देते हैं, या फिर ईद पे ना इनका स्लोटर भी होता है तो वहाँ बेच देते हैं, या फिर बांग्लादेश में ना, बांग्लादेश हो गया है ना, तो यहाँ पे जो ऊँट का मांस होता है, ऊँट का जो मीट होता है, उसकी काफ़ी डिमांड होती है, तो इनकी स्मगलिंग भी होती है। तो ये सारे इश्यू होते हैं। तो अब इनको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो आप सिंपल सा बोलिए कि उनके पास इंसेंटिव होनी चाहिए। इंसेंटिव तो हम क्या कर रहे हैं कि मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था कि जो ऊँटों का दूध होता है, ऊँटने का जो दूध होता है वो काफ़ी फायदेमंद होता है, हम उसका इतना प्रचार नहीं कर रहे। मतलब हमारे जो राजस्थान है, इंडिया हो गया, यहाँ तो ऊँटों की संख्या घट रही है, क्या पूरे वर्ल्ड में घट रही है, नहीं। जहाँ पे मतलब पाकिस्तान में ऊँटों की संख्या बढ़ रही है, कई सारे देश है जहाँ पे ऊँटे उनके वहाँ कैमल है, वहाँ उनकी संख्या बढ़ रही है। तो क्या, क्योंकि वो वहाँ पे जो उनका दूध है उसको अच्छे से अच्छे से मार्केटिंग कर रहे हैं, जो उनका ऊन जो वूल मिलती है उसके अच्छे से मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मतलब अब चलो ठीक है, इनका परिवहन में यूज नहीं होता तो, लेकिन इनका जहाँ यूज होता है वहाँ तो हम कर सकते हैं। इनका दूध बेचो, आप वूल बेचो,
तो और जो कम्युनिटी है उनको इंसेंटिव दो ताकि कुछ ना कुछ, वरना घर से थोड़ी लगाएंगे। तो ये होना चाहिए। चलते हैं आगे। और इसके लिए एक 2015 का कुछ एक्ट भी है, उसमें वही है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जो इनका मूवमेंट होता है उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। मतलब वही स्मगलिंग जो इनकी होती है, इनको बांग्लादेश में मीट के लिए लेके जाता है या फिर इनको किसी दूसरे स्टेट में जो मूवमेंट होती है, तो उसके लिए एक 2015 में एक्ट भी है। ये मैंने डिस्कस किया है, पहले एक बार देख लेना। 22 लाख लोगों के राशन पर 31 मार्च बाद गहराएगा संकट। तो अभी जो राशन कार्ड से आधार को लिंक करने की बात चल रही है, तो अब क्या हो गया है कि इसकी डेडलाइन दे दी है भाई, 31 मार्च तक लिंक करना है। अब अगर कई लोगों के आधार ही नहीं है, अब जिनके आधार नहीं है तो उनका राशन कार्ड लिंक कहाँ से होगा, तो उनको जो पीडीएस के बेनिफिट हैं वो कहाँ से मिलेंगे। तो ये एक आप चैलेंजेस में बोल सकते हो लेटेस्ट जो आने वाले हैं हमारे प्रशासन के लिए। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई 74% हो गया है ना, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर इंटरव्यू। पेट्रोल पर 33 रुपये, डीजल पे 32 रुपये जो पर लीटर सेंटर कमा रहे हैं। तो ये फ्यूल इकोनॉमिक्स मैंने एक दिन पूरा डिस्कस की थी, किस तरह से जो एक्साइज ड्यूटी होती है उसमें जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है उसको घटा दिया है, लेकिन जो उस एक्साइज ड्यूटी के भी 3 पार्ट होते हैं, हमने डिस्कस किया था। जो कंपोनेंट स्टेट के बीच में बढ़ता है ना, वो तो घटाते जा रहे हैं, और जो सिर्फ सेंटर रखता है एक्साइज का वो वाला पार्ट, वो सेंटर बढ़ाता जा रहा है। उसके अलावा अगर पेट्रोल को जीएसटी में लाया जाता है तो फायदा होगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो सिंपल सा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अपना मार्जिन कम करना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह से जो अभी सऊदी पेटेक हुआ तो वो भी मुश्किल हो जाएगा। राज्यपाल बाद में पहले किसानों सतपाल। तो ये अभी मेघालय के जो गवर्नर हैं उन्होंने किसानों का पक्ष लिया। अब सोचिए, गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंटर, मतलब बीजेपी ने अपॉइंट किया है, लेकिन ये बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। मतलब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सही यूज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो राइटर ये बोलते हैं कि हमें सतपाल मलिक के बयान से सीखना चाहिए। मतलब गवर्नर कोई भी हो, आप ऐसा नॉर्मली होने अपॉइंट होने के बाद ये क्या बन जाता है, ऐसे बन जाता है कि जो सेंटर बोलेगा वही करेगा, कुछ भी हो जाए। मतलब ये सेंटर मतलब हमेशा स्टेट को क्रिटिसाइज करेंगे। तो लेकिन हम जो गवर्नर का रोल होता है, वो गवर्नर का रोल सिर्फ सेंटर का अपॉइंटेड नहीं, वो स्टेट का भी हेड होता है, तो उसको उस हिसाब से रेस्पॉन्ड करना चाहिए। तो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को उन्होंने बढ़िया यूज़ किया है। तो चलो खैर आगे। तो जो आगे, देश में क्रिप्टो करेंसी के भविष्य पर अनिश्चितता बरकरार, आने दो कुछ लोग हो तब देखेंगे। तो थैंक यू, आज के डिस्कशन में इतना ही।